Hello, friends. Uh, First of all, good evening to all of you. Due to some reason, Shivani ma'am is not available today. So here I am. I will today talk about some major environmental international conventions. Friends, first of all, हमें ये पता होना चाहिए कि मेजर एनवायरमेंटल इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कन्वेंशन क्या होता है, या एक, जैसा कि हमारा ये टॉपिक है ट्रीटीज कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, इसका क्या मीनिंग है बेसिकली। चलिए आए, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रीटी का क्या मीनिंग है। ट्रीटी इज अ बाइंडिंग फॉर्मल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और अदर रिटन इंस्ट्रूमेंट दैट एस्टेब्लिशेस obligations between two or more subjects of international law। देखिए फ्रेंड्स, एक बाइंडिंग फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। बाइंडिंग फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब है कि जो भी उसमें दो धिरें होती हैं, जो भी उसमें दो पार्टीज होती हैं, ये जो एग्रीमेंट होगा एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह बाइंडिंग रहेगा, पूरी तरह लागू रहेगा। एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। फॉर्मल का मीन है फ्रेंड्स कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसको हम कैजुअल वे में, कोई ऑरल एग्रीमेंट नहीं होता ये। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं या कोई और रिटन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हमारा दस्तावेज हो सकता है जो कि एस्टैब्लिश करता है ऑब्लिगेशंस बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। किसी भी सब्जेक्ट पे ये जो भी इंटरनेशनल लॉ के लिए इसको बनाया गया होगा और इसमें दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन रहेगी उस ट्रीटी को मानने की। उस दस्तावेज के लिए हम हमेशा अकाउंटेबल रहेंगे, जो भी उसमें पार्टीज होंगी, प्राइमरीली स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार कुछ आपने जनरली सुना होगा कि हमने यूनाइटेड नेशंस में ये वो प्रस्ताव लेके आए, उसको पास किया, जो मेंबर देश हैं उसमें मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। तो ये सारा ट्रीटीज का ही हमारा पार्ट होता है। जनरली जो भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं वो उस ट्रीटी को साइन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन भी सेम वे जस्ट लाइक ट्रीटी ही कन्वेंशन होता है। ये भी एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन द कंट्री लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्स ऑन अ मैटर दैट इन्वॉल्व्स देम ऑल। जिस पर्पस के लिए वो सारे इकट्ठे हुए हैं, वहां पे जिस जगह पे वो सारे मेंबर कंट्रीज हम कह सकते हैं या उनके लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, उस फॉर्मल एग्रीमेंट के लिए उस कंट्री के लीडर या पॉलिटिशियंस, उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी प्रोटोकॉल हम देख लेते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल, जनरली हमने वर्ड सुना होगा कि हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने ऐसा करना है तो आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल में आपको एक बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में बता देता हूं। जो भी हम कोई ट्रीटी या कन्वेंशन करते हैं, जो भी कोई हम ट्रीटी या कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं, उस ट्रीटी या कन्वेंशन को जब हम ज़मीनी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो रूल्स या वो सेट ऑफ गाइडलाइंस जिनका जिनकी पालना करते हुए, जिनको हम फॉलो करते हुए उस चीज़ को एप्लीकेबल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोटोकॉल कहा गया है। तो इसीलिए ये देखिए, हमें प्रोटोकॉल इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रीटी और एग्रीमेंट दैट हैज बीन मेड बाय टू और मोर कंट्रीज। प्रोटोकॉल जनरली मींस एन ऑफिशियल सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर व्हाट एक्शन टू टेक इन सर्टेन सिचुएशंस। तो जो भी कोई ट्रीटी या कन्वेंशन, अब देखिए जैसे हमने कोई ट्रीटी की या कन्वेंशन की कि जी हमने एनवायरनमेंट को सेव करना है, एनवायरनमेंट को हमने किसी भी तरीके से सुरक्षित करना है, लेकिन वो एनवायरनमेंट सुरक्षित करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मेंबर कंट्रीज क्या क्या स्टेप्स लेंगी उस चीज को
या उस डॉक्यूमेंट्स को, रिटन रिकॉर्ड को प्रोटोकॉल कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ट्रीटीज, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स की जानकारी हो गई है। तो अभी हम आगे देखते हैं मेजर एनवायरमेंटल इंटरनेशनल कन्वेंशन। कौन कौन सी बड़ी कन्वेंशन हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेचर कंजर्वेशन। फ्रेंड्स, नेचर कंजर्वेशन एक जनरल नोशन में ही हम इसको ले सकते हैं कि जो भी हमारा चौगिरदा है, जो भी हमारा नेचर है, हमने उसको सेव करना है। तो इसके लिए कौन कौन सी ट्रीटीज कह सकते हैं या कन्वेंशंस कह सकते हैं हुई हैं अभी तक। यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। आप सभी को यूनाइटेड नेशन के बारे में पता ही होगा। कुछ यूनाइटेड नेशन इज जस्ट अ ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक और हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, जैसे कि G7 कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा नेटो कंट्रीज हैं। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन कंट्रीज में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो भी कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वो नेचर की कंजर्वेशन के लिए थी और उसका हमने यूएनसीईडी उसको नाम दिया। सेकंड है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। और फोर्थ है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना। एंड फिफ्थ है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी मेजर एनवायरमेंटल इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उसमें हमने फर्स्ट देखा कि नेचर की कंजर्वेशन के लिए ये हमारी जो है ये 5 कन्वेंशंस हुई हैं अभी तक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और सेकेंडली जो हजार्डस मटेरियल के ऊपर अभी तक हुई हैं। देखिए, जो भी हजार्डस मटेरियल हमने पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं हजार्डस मटेरियल क्या होता है। अब उस हजार्डस मटेरियल से हमारे एनवायरनमेंट को हमने कैसे सेव करना है, उसको कैसे डिस्पोज करना है, इसके ऊपर भी कुछ कन्वेंशंस हुई हैं जिनका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन एंड रॉटरडैम कन्वेंशन। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि किसी भी कन्वेंशन के साथ जनरली उस कंट्री में जो भी कोई मेन शहर होता है या सिटी होता है जिसमें वो कन्वेंशन हुई होती है, वो नाम उसका एसोसिएटेड होता है, जैसे कि स्टॉकहोम हो गया, बेसल हो गया, रॉटरडैम हो गया। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड है लैंड। लैंड के ऊपर जो कोई कन्वेंशन हुई है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो हमने अपनी जो लैंड है उसको कैसे सेव करना है, जो हमारा पेड़ पौधे कट रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, उनको हमने कैसे कॉम्बैट करना है, डिजर्टिफिकेशन को कैसे रोकना है, उसके ऊपर जो कन्वेंशन हुई है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। एटमॉस्फेयर, हमने अपने एटमॉस्फेयर को कैसे सेव करना है, उसके ऊपर है वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कोयोटो प्रोटोकॉल। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम कन्वेंशन ऑन नेचर कंजर्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा था यूएनसीईडी, ऑल्सो नोन एज रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट, हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो, ब्राजील इन जून 1992। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसको रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्राजील जो एक कंट्री है उसका एक शहर है रियो, उसी में ये हुआ, इसीलिए इसका नाम रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस पड़ा। इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स, ये जून 1992 में हुआ। ये अब तक की सबसे लार्ज कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि नेचर कंजर्वेशन के ऊपर है। इसमें क्या क्या इश्यूज को एड्रेस किया, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच आर लिंक्ड टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, जो हम ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं, हम वुड या हम कोयले को यूज करते हैं जनरली फॉर आर होम में, जो भी लेडीज जो खाना बनाती हैं, तो वो ट्रेडिशनल या ऑल्टरनेटिव, उसके ऑल्टरनेटिव को हमने इसमें उन्होंने एक्सप्लोर किया कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने की बजाय हम और क्या क्या उसमें कर सकते हैं।
फॉसिल फ्यूल्स जैसे हम पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, पेट्रोल भी कह सकते हैं, डीजल भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारा ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जो हमारे वाटर का लेवल जो नीचे जा रहा है डे बाय डे, उसको वहां पे डिस्कस किया गया। न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हर एक बंदा जो खुद का इंडिपेंडेंट होने के लिए हम अपना अपना व्हीकल यूज करते हैं, उसमें इस चीज को भी डिस्कस किया गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज करना चाहिए। सिस्टमैटिक स्क्रूटनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट प्रोडक्शन, जो भी हमारे कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट्स के हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके पैटर्न को सिस्टमैटिकली स्क्रूटनाइज किया गया, ताकि हम उसके जो भी ड्यूरिंग दैट प्रोडक्शन सर्कल उसके जो भी कुछ हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, या हम कह सकते हैं कि उसका जो भी कुछ वेस्ट हम रिलीज करते हैं, उससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर पाए। तो फ्रेंड्स, जो ये यूएनसीईडी हुआ, कन्वेंशन हुआ, रियो डिक्लेरेशन हुआ, तो उसमें क्या क्या बेसिकली यूएनसीडी में क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल थे। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 27 प्रिंसिपल। तो रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस में एक रियो डिक्लेरेशन के नाम से एक डॉक्यूमेंट साइन किए गए, जिसमें 27 प्रिंसिपल्स उन्होंने अडॉप्ट किए, इंटेंडेड टू गाइड फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसका मेन मोटिव क्या था कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ये हमें गाइड करेगा फॉर फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड जो डॉक्यूमेंट वहां पे साइन हुआ, दैट वाज एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आउटकम ऑफ द यूएनसीईडी। बेसिकली यूएनसीईडी में क्या हुआ, उसका आउटकम क्या था, उसका एक्शन प्लान क्या था, वो हमारे एजेंडा 21 में लिखा गया। जो 21 है फ्रेंड्स, ये रेफर करता है, ये 21 कोई पॉइंट्स नहीं थे, कोई ये पॉइंट वाइज कोई 21 पॉइंट्स नहीं थे, ये 21 रेफर करता है 21st सेंचुरी को, क्योंकि उन्होंने एक विजन रखा था, एक मिशन रखा था अपना 21st सेंचुरी के लिए, तो इसीलिए इसको एजेंडा 21 कहा गया। थर्ड क्या था फ्रेंड्स? फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। इट इज अ नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट मेक्स सेवरल रिकमेंडेशंस फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इसमें वर्ड यूज किया गया है रिकमेंडेशंस। एक होता है रेकमेंडेड, एक होता है मैंडेट, एक होता है रेकमेंड। इन दोनों में क्या फर्क है फ्रेंड्स? जो रेकमेंडेशंस होती हैं वो जस्ट लाइक एक एडवाइस होता है। जैसे इसमें बताया गया है कि ये नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स था, तो ये जस्ट एक एडवाइजरी थी। जो भी वहां पे रियो समिट या अर्थ समिट में कंट्रीज आई थी, ये जस्ट उनके लिए एक एडवाइजरी थी कि ये आप फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को भी आप अपने वहां पे अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं भी लीगली बाइंडिंग नहीं था, जस्ट लाइक एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो यूएनसीईडी का था वो लीगली बाइंडिंग नहीं था, तो आपने फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यूएनसीईडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसको हम रियो समिट, रियो या अर्थ समिट भी कह सकते हैं, और इसको रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, रियो समिट 1992 में हुआ था, जब उसके 5 साल बाद फिर से रियो समिट हुआ, तो वो हुआ 1997 में। द जनरल असेंबली ऑफ यूएन हेल्ड अ स्पेशल सेशन टू अप्रेज 5 ईयर ऑफ प्रोग्रेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। तो जब यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी जब एक जनरल असेंबली इकट्ठा हुई, तब उन्होंने जो रियो समिट 1992 में साइन हुआ था, एजेंडा 21 के जो पॉइंट्स थे, या जो हम कह सकते हैं, या रियो डिक्लेरेशन के जो 27 प्रिंसिपल्स थे,
जब उसको डिस्कस वहां पे हुआ कि हमने 5 साल में एजेंडा 21 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी तक क्या हुआ, उसको हमने नाम दे दिया रियो+5 का। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, रियो समिट 1992 में हुआ, रियो+5 हमने 1992 में 5 साल ऐड कर देने हैं 1997। The assembly recognized progress as uneven and identified key trends including increasing globalization, widening inequalities in income and continued deterioration of global environment। तो उस असेंबली ने क्या देखा, क्या रिकॉग्नाइज किया कि जो भी अभी तक प्रोग्रेस हुई है वो बड़ी अनइवन है, किसी कंट्री में ज्यादा हुई है, किसी कंट्री में कम हुई है। तो और उन्होंने कुछ की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इनकम की इनइक्वालिटीज आ रही हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और कंटिन्यू डेटरिएशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। इन सब चीज़ों को उन्होंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि हम क्यों नहीं एजेंडा 21 को पूरी अच्छी तरह से लागू कर पाए। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह फ्रेंड्स 2012 में रियो+20 समिट हुआ। वो भी आप उसको बड़े आराम से मतलब इसको देख सकते हैं कि रियो 92 में हुआ, उसमें 20 ईयर्स ऐड कर देंगे तो वो रियो 20 बन जाएगा 2012 में। शॉर्ट नेम फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन, वही रियो शहर में ही हुआ, ये ब्राजील में हुआ। मोर देन $513 बिलियन वॉज प्लेज टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो बेसिकली एक बजट एलोकेशन किया गया, एक आ, एक कॉर्पस जिसे हम कह सकते हैं, एक फंड उसमें इकट्ठा किया गया, बेसिकली $513 बिलियन का, यूएसडी का। डिस्कशन ऑन हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिमूवल। उसमें क्या किया गया कि हमने पॉवर्टी को कैसे रिमूव करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करना है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स आप सभी को पता होगा दोस्तों कि वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है, झीलें। आपने जनरली देखा होगा कहीं ना कहीं हमारी जैसे चिल्का लेक हो गई या और भी बहुत सारी फेमस लेक्स हैं। तो इन लेक्स का हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंस है, हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो इन वेटलैंड्स को कैसे हमने इनको सुरक्षित रखना है, इनको हमने कैसे प्रिजर्व करना है, उसके लिए रामसर एक ईरान का शहर है, वहां इसका कन्वेंशन हुआ। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड वाटरफॉल कन्वेंशन। वाटरफॉल दोस्तों जनरली ये एक पानी में रहने वाला डक टाइप का, इसको डक भी कह सकते हैं हम। ये एक बर्ड होता है जो जनरली झीलों में हम देखते हैं, तो इसको उसी का नाम दे दिया गया वाटरफॉल कन्वेंशन और रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो इस चीज को आपने याद करना है। इज अ इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइड यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। दोस्तों बड़ा सिंपल है, जो भी हमारी झीलें हैं हमने उसको कैसे यूज करना है, हमारा क्या नेशनल लेवल पे क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, इंटरनेशनली सारी कंट्रीज कैसे कोऑपरेट कर सकती हैं, उसके ऊपर ये हुआ। इट वाज अडॉप्टेड इन द ईरान सिटी ऑफ रामसर इन 1971। मैंने आपको पहले ही बता दिया ईरान की सिटी है रामसर, उसमें ये कन्वेंशन हुआ 1971 में, लेकिन इसको पूरी तरह से जो लागू किया गया वो 1975 में। एंड इट इज द ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद द पर्टिकुलर इकोसिस्टम। हमारे जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के ऊपर स्पेसिफिकली किसके ऊपर फोकस किया गया है दोस्तों, झीलों के ऊपर। तो इसीलिए इसको एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का ट्रीटी बताया गया है। वर्ल्ड्स वेटलैंड डे 2 फरवरी एवरी ईयर। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 2 फेब है, ये आपने याद रखना है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कन्वेंशन ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डेजिग्नेट्स एटलीस्ट वन साइट। तो क्या हुआ वहां पे, उन्होंने हर एक कंट्री को एक एक साइट को डेजिग्नेट किया, उसको एक लिस्ट में डाला जिसको कि हम रामसर लिस्ट कहते हैं, जिसको कि हमने कहा गया लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है दोस्तों, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, ये इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड्स of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur as a result of technological development, pollution and बेसिकली दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये जस्ट
मॉडरेट रिकॉर्ड का मतलब क्या है? ऐसे वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनको एक ऐसे रजिस्टर किया गया कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट का बुरा असर पड़ रहा है, उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए कुछ इन्होंने वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करके उसमें ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया, या हम कह सकते हैं उन सारी चीज़ों को देखा। फॉर एग्जाम्पल क्यूलेडो नेशनल पार्क वेटलैंड्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में क्यूलेडो नेशनल पार्क है, लोकटक लेक है मणिपुर में, चिल्का लेक है उड़ीसा में, ये सारे हमारे क्या हैं? वेटलैंड्स है। अभी हमने दोस्तों जो देखा वो था हमारा, मैं आपको एक बार बता देता हूं। अभी हम जो देखेंगे दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज सीबीडी। सीबीडी इज अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन recognized फॉर फर्स्ट टाइम। ये एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन थी जिसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया, जो इसकी मेंबर कंट्रीज थी। मींस के कन्वेंशंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे पहले भी होती रही होंगी, लेकिन कभी भी उसको लीगली उसको लीगैलिटी का रूप नहीं दिया गया, उस पर प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया। दैट कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का सबसे कॉमन कंसर्न इसे माना गया है एंड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो भी कंट्रीज डेवलप कर रही हैं उस उनको कहा गया कि आप इसको अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस में एक इंटीग्रल पार्ट बना के चलें। सिर्फ डेवलपमेंट करना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके चलना साथ में भी हमें उसको लेके चलना पड़ेगा। द एग्रीमेंट कवर्स ऑल इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये जो एग्रीमेंट है सारे तरह के इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज को कवर करता है। जैसे हमने रामसर कन्वेंशन में देखा जो सिर्फ झीलों को कवर कर रही है, लेकिन जो सीबीडी है ये सारे तरह के इकोसिस्टम स्पीसीज और जेनेटिक रिसोर्सेज को कवर करके चलता है। मेन गोल क्या थे? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उनको सस्टेनेबल उसका यूज करना ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उसको हम दे पाए कुछ ना कुछ। शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कमर्शियलाइजेशन, एंड ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, अराइजिंग फ्रॉम द कमर्शियलाइजिंग एंड अदर यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे। तो हमें जब भी हम किसी चीज का यूज करें दोस्तों, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देख के उसका यूज करें ताकि उनको भी उस चीज का बेनिफिट मिल पाए। नेक्स्ट है दोस्तों साइट्स, CITES, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, जो भी स्पीसीज बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिनके लुप्त होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, तो उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। वो स्पीसीज आइदर इट मे बी वाइल्ड फौना और फ्लोरा। ठीक है फ्रेंड्स, is an international agreement between the governments entered into force 1975 में इसको फोर्स में लाया गया and become the only treaty to ensure that international trade in plants and animal does not threaten their survival in the world। उसमें ये इंश्योर किया गया कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स की देशों के बीच में ट्रेडिंग होती है, उससे कहीं भी जो हमारी लुप्त हो रही प्रजातियां हैं फ्लोरा एंड फाना की, उनका सर्वाइवल कभी भी थ्रेटन ना हो, वो हमेशा सर्वाइव करती रहे। 176 जो कंट्रीज थी वो इसकी पार्टीज थी। ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड साइट हैज हेल्प्ड इंश्योर ग्लोबल कंजर्वेशन। तो बहुत अगर हम डिकेड्स की बात करें, लास्ट सेवरल डिकेड्स में जो है साइट्स ने बहुत हेल्प किया है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट है दोस्तों IUCN। IUCN की जो फाउंडेशन हुई थी ये 1948 में हुआ था, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, फॉलोइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन फ्रांस। ये जो IUCN का गठन हुआ जो दोस्तों ये 1948 में हुआ और फ्रांस में हुआ। द ऑर्गेनाइजेशन चेंज्ड इट्स नेम टू इंटरनेशनल यूनियन for conservation and nature and natural resources in 1956 with its headquarter in Gland, Switzerland।
तो इसने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया दोस्तों, IUNNR। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1956 में ये हुआ और इसके हेडक्वार्टर का जो शहर था स्विट्जरलैंड में वो था ग्लैंड। प्रायोरिटी एरिया क्या थे, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी एंड ह्यूमन वेलबींग, ग्रीन इकोनॉमी एटसेट्रा। सम अदर कन्वेंशंस, और जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं दोस्तों वो कौन सी हैं, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, दैट इज ट्रैफिक कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, coalition against wildlife trafficking, it's not tracking, I think it's trafficking, that is CAWT, International Timber Organization ITTC, United Nations Forum on Forests UNFF, ग्लोबल टाइगर फोरम GTF। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको, ये आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि ये बड़ी स्पेसिफिक सी कन्वेंशन है। वाइल्ड लाइफ के ऊपर अगर है तो वो है ट्रैफिक। माइग्रेटरी स्पीसीज, जनरली हमने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स माइग्रेटेड वर्ड्स होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड या कोई एक पर्टिकुलर सीजन में माइग्रेट होके हमारे इधर आ जाते हैं या दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। सेम कॉलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, जो वाइल्ड लाइफ की ट्रैफिकिंग है उसको भी जो है उसको मतलब उसके अगेंस्ट में जो है CAWT नाम की कन्वेंशन हुई। टिम्बर दोस्तों, टिम्बर का मतलब लकड़ी होता है दोस्तों जनरली, लेकिन बहुत सारी जो टिम्बर होती हैं, जो लकड़ियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो पेड़ होते हैं, जो हमारे वृक्ष होते हैं, वो बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, रेयर होते हैं। तो उसका भी कोई ऐसा इलीगल ट्रेड ना हो, उसको रोकने के लिए भी ITTC का गठन हुआ। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये पर्टिकुलरली फॉरेस्ट पे फोकस कर रहा है। सेम वे ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो सिर्फ टाइगर को लेके चल रहा है। तो ये थोड़ा सा अदर कन्वेंशन से हटके है, ये स्पेसिफिक है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने जो भी आई थिंक मेरे को नॉलेज थी मैंने उसको कवर अप करने की कोशिश की है इस टॉपिक को। अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।